Hello student, today I am going to teach you about the fundamental unit of life, that is the cell, under the biology section of your class 9. Okay, so actually this is going to be in one short video जहाँ पे आपका ये पूरा चैप्टर कवर करने वाली हूँ. See, what I have observed कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको टर्म्स तो पता है कि सेल क्या होता है, डिस्कवरी कैसे हुई, but yet they are very much confused between the differences between the terminology we are using under this chapter. Okay, so this is especially for those students who are getting confused between the terms, between the concept. ओके, सो इस एक वीडियो के अंदर ही आपको ये पूरा चैप्टर मैं पढ़ा के देने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू मेक इट एज इजी एज आई कैन. ओके, सो सी, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि सेल क्या होते हैं एंड डिस्कवरी कैसे हुआ था आपका जो आज हम पढ़ रहे हैं. क्या जैसे जब डिस्कवरी हुई तो भी सेल क्या ऐसे एग्जिस्ट करते थे. ऑल अबाउट योर सेल्स टुडे. ओके, सो सी व्हाट हैपेंस, जो आपका सेल है, सेल का आपका जो चैप्टर है बेटा उसका नाम ही है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि आपका सेल होता है. दैट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस प्लेनेट पे प्रेजेंट हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स यू come across in your day-to-day life, those all are, even your body is made up of the single cell, that is the origination from the single cell, that is your the fundamental unit of life, your cell. ओके, सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम ले सकते हो, वो सब आपके एक सिंगल सेल से बनते हैं जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ सेल. सो सेल का बेसिकली आपका डेफिनेशन क्या होता है बेटा. See, I will shift it here. Can I reduce the size? Yes. Okay. So the definition for your cell is the fundamental or structural and functional unit of life. ओके, अगर एग्जाम के अंदर पूछ दिया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, सो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लिविंग जो बॉडी होती है, जो सिस्टम होता है, वो एक पूरे सिंगल सेल से मिलके आपके बहुत सारे सेल मिलके फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है. अगर और इजी वे में मैं आपको समझाना चाहूँ, सो कैसे होता है बेटा, देखिए, आपको पता है कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा. फॉर एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बीइंग. ओके, अगर ह्यूमन बीइंग का आपको एग्जाम्पल देके समझाओ कि सेल क्या होता है, तो सबसे पहले एक सिंगल सेल होता है बेटा हमारे पास. ये सिंगल सेल मिलके आपका क्या बना रहा होता है. अगर बहुत सारे सेल्स आपके साथ आ जाते हैं, व्हेन a condition when various or the multiple cells come together, in that condition that collection of cells are called as tissue. What they are called as? They are called as the tissue. ये बेटा आपका सेल हो गया. एंड बहुत सारे सेल मिलके आपके क्या बना रहे होते हैं. सपोज कीजिए आपके अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स बना रहे होते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टमक. ये क्या है बेटा, ये आपका एक सिस्टम हो गया. ओके, फिर आपका क्या होता है, ये तो मैंने बात किया कि आपका ऑर्गन बन रहा है, राइट. इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बेटा आपका होता है ये एक सिंगल जो सेल आपको दिख रहा है. ये अभी तो आपने स्टमक के बारे में देखा, ये तो क्या है, स्टमक है. अब आपका क्या होता है बेटा, एक स्टमक, ये तो एक ऑर्गन की बात हो गई, लेकिन आपकी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं. सो क्या होता है बेटा, जब पूरी ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपकी बॉडी में फॉर्म हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेन हो गया, योर हार्ट, योर स्टमक, योर इंटेस्टाइन, योर पैनक्रियाज, योर किडनी, योर लीवर, दिस ऑल आर टुगेदर कॉल्ड एज योर ऑर्गन सिस्टम. ओके, एंड ये ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बना रहा होता है, एक ऑर्गेनिजम्स बना रहता है होता है या एक
human being you can say. क्या समझ में आया? पहले बेटा वी आर हैविंग जस्ट अ सेल, एक छोटा सा हमारे पास सेल है, ये सेल मल्टीप्लाई होकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू बना के आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बनते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बना के आपका पूरा ऑर्गन सिस्टम रेडी कर रहा होता है, ऑर्गन सिस्टम जब रेडी हो जाता है तो वो पूरा बन जाता है एक ह्यूमन बीइंग. यू एंड मी इज अ डेफिनेशन ऑफ, इज अ एग्जाम्पल ऑफ द सेल. ओके, इतना आप सबको समझ में आया? अब हम चलते हैं. ओके, नाउ विल सी कि जो सेल आज आप पढ़ रहे हैं इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी. ओके बेटा देखिए, जो आज हम पढ़ रहे हैं इतना एडवांसमेंट तब नहीं था. ओके, बैक इन 1600 हमारे पास ना कोई टेक्नोलॉजी था, ना हमारे पास इतनी डेटा अवेलेबिलिटी थी कि हमें सेल के बारे में कुछ पता चल सके. सो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई थी. तो हमें थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा, हमें इन नाम को याद रखना पड़ेगा. सबसे पहले थे बेटा आपको पता है प्लांट जो होते हैं उनके जो बार्क होते हैं या कॉर्क होता है, जो कॉर्क होते हैं ना, उनमें हमने देखा था डेड सेल्स. ओके, सबसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया था? इन द ईयर ऑफ 1665 हमने क्या ऑब्जर्व किया था? एक डेड सेल ऑब्जर्व किया था. एंड ये डेड सेल्स किसने ऑब्जर्व किया था? हिज नेम वाज रॉबर्ट हुक. व्हाट हिज नेम वाज? हिज नेम वाज, देयर वाज अ साइंटिस्ट and his name was the Robert Hooke in the year 1665. इन्होंने क्या बेटा, जो आपकी घरों में जो दीवार बनी होती है ब्लॉक जैसा, ये अगर आप ब्रिक एक के ऊपर एक ब्रिक जोड़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है. तो जो हमने कॉर्क में जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सबसे पहले कॉर्क में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था. एंड इसको वहां से इनको क्यूरियोसिटी हुई कि हाँ, जितने भी लिविंग थिंग हैं वो कुछ किसी तो एक चीज से बने हैं. अब उसका नाम हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था, बट हमें पता था कि कुछ तो है. ओके, उसके बाद आपका जो एक सेल जो टर्म बेसिकली आता है बेटा, जो सेल टर्म आता है इसका मतलब एक कमरे से होता है. एक कोई भी कमरा, अ स्पेस विच इज बाउंडेड बाय, विच इज सराउंडेड बाय फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ सेल. सपोज कीजिए आपकी एक जैसे आपका क्लासरूम है, तो क्लासरूम में अगर आपके पास सिर्फ एक एंट्रेंस एक एग्जिट गेट होता है, तो ये क्या है? इट इज अ सेल. दिस कंपार्टमेंट इज नो, दिस क्लासरूम इज कॉल्ड एज अ सेल. ऐसे जगह को हम सेल कहते हैं. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सारे स्ट्रक्चर को, तो ये कुछ सेल जैसे दिखाई दे रहे हैं. यहाँ से जो टर्म है बेटा, रॉबर्ट हुक को ये टर्म सेल इन्होंने ही दिया था, और आज तक हम सेल के बारे जो सेल टर्मिनोलॉजी वो यहाँ से ही आया था. अब हम आते हैं द सेकेंड पर्सन, हिज नेम वॉज एंटोनी लुवेनहॉक. what his name was? एंटोनी लुवेनहॉक, या हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एवी ल्यू, हियर इट इज रिटन. ओके, ल्यूवेनहॉक. अब इन्होंने क्या किया था बेटा? अभी तक हमें क्या पता था कि डेड सेल्स होते हैं. ओके, जो एंटोनी लुवेनहॉक थे इन्होंने लाइव सेल्स देखा था. पॉन्ड होता है, पॉन्ड में जो वाटर था उस वाटर को लिया. इनका अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप था, जो उन्होंने क्या किया था, उस पॉन्ड को लेके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने खुद डिजाइन किया था उसको ताकि वो थोड़ा एडवांस हो सके. और उसके अंदर इन्होंने पॉन्ड में फॉर द फर्स्ट टाइम लाइव सेल ऑब्जर्व किया था. ओके, लिविंग सेल, for the very first time the living cell was observed by the person. His name was A.V. Leeuwenhoek or Anthony Leeuwenhoek in the year 1675, and he has published a journal or his book into the Micrographia, जिसमें इन्होंने अपने पूरे इस जर्नी, जो भी इनका काम था, जो भी इनका रिसर्च था, उन्होंने इस चीज को इसमें पब्लिश किया था. अगर आपको इतना याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं. ओके, आपको ये नाम याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रॉबर्ट हुक वाज अ पर्सन जिन्होंने पहली बार एक डेड सेल्स ऑब्जर्व किया था कॉर्क में. देन वी आर हैविंग एंटोनी लुवेनहॉक जिन्होंने 1674 में आपके पॉन्ड के अंदर लाइव सेल्स को ऑब्जर्व किया था. नाउ विल कम टू द पर्सन, हिज नेम वाज रॉबर्ट ब्राउन. बेटा कंफ्यूज नहीं हो रहा है रॉबर्ट ब्राउन एंड रॉबर्ट हुक के बिटवीन में. रॉबर्ट ब्राउन वाज द पर्सन who has discovered about the nucleus.
अब न्यूक्लियस क्या होता है पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा देखिए क्या होता है, आपके एक अगर मैं एक टिपिकल सेल की बात करूँ तो सबसे पहले क्या होता है, अगर एक नॉर्मल से सेल की टिपिकल कोई एक सेल का स्ट्रक्चर ले लो, एक सेल होता है, एक बाउंड्री होता है, उसके अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। आपने डीएनए आरएनए सुना है, डीएनए एंड आरएनए आर द जेनेटिक मटेरियल व्हिच आर कैरिड फ्रॉम आर और it is inherited from the one generation to the another or from parents to the younger generation. Okay, that is the role of your nucleus. nucleus के अंदर आपका डीएनए एंड आपका आरएनए या आप बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है, राइट। आप सबको इतना तो पता होगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए क्या होता है, राइट। सो न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है, जिसने कॉइन किया था न्यूक्लियस को, हिज नेम वाज रॉबर्ट ब्राउन। सो आपको सेल के अंदर सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होना चाहिए, टिश्यू सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, इतना याद हो गया। अब आपको आना बेटा, एक्चुअली याद नहीं करो आप, आपको समझ के कॉन्सेप्ट लेना है, बट ये नाम तो आपको याद रखनी पड़ेंगे बेटा, ये तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके पास हम आ जाते हैं, वी आर हैविंग रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। हमने क्या देखा था, जो रॉबर्ट हुक थे, he has observed the dead cells, okay, in the cork body. Then we are having the Anthony Leeuwenhoek in the year 1674. He has observed the live cell under the pond water. Then we are having the Robert Brown. He has observed or he has discovered about the nucleus. So यहाँ पे आपको 3 लोगों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है बेटा। अब लुएनहॉक में जो एल आ रहा है, इससे आप लाइव याद रख सकते हैं, ओके। लाइव का मतलब लुएनहॉक जो थे उन्होंने लाइव सेल्स को पहली बार ऑब्जर्व किया था, ओके। अब हम आ जाते हैं आपके सेल पे। बेटा देखिए, आपके सेल का अलग अलग शेप हो सकता है, आपकी बॉडी में बहुत टाइप, देयर आर एन नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, right? So there could be the different shape of your cell, there could be the different size of the your cell, okay, and different number of your cells. सेल की आपकी बॉडी में सेल का नंबर अलग अलग हो सकता है, सेल का आपका शेप अलग अलग हो सकता है, आपकी अलग अलग साइज हो सकते हैं। तो अगर मैं आपकी सेल के नंबर की बात करूं बेटा, तो आपके एक्चुअली सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं। On the basis of the number of the cell present in a living body, there are 2 types of the cells. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिसेलुलर के बारे में। बेटा किसके बारे में डिस्कस करते हैं? फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द यूनिसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके, एंड देन वी आर हैविंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके। फर्स्ट वी आर हैविंग, see, so we are having unicellular organism and then we are having multicellular organism. see, आपने केमिस्ट्री के अंदर ये टर्म जरूर सुना होगा, ऐसा नहीं है कि मैम ये तो बायोलॉजी पढ़ा रहे हो केमिस्ट्री का, अरे सब साइंस इज इंटरकनेक्टेड, इंटरडिसिप्लिनरी है जो आपका साइंस होता है। सो बेटा क्या है, देखिए यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपके 2 टाइप के होते हैं, अगर हम सेल के उनके नंबर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ओके। सपोज कीजिए आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, नाउ you could imagine that my body is made up of n number of the cells, million of the cells are there in my body. So I am a person or I am a multicellular organism, a organism whose body is made up of the cell more than one is called as the multicellular organisms, like your all the animals, human being, your plants, all these all are the examples of your मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट बेटा आप ह्यूमन बीइंग ले लीजिए, आपके जितने भी एनिमल्स, आपकी गोट हो गया, बफेलो, काऊ, कैमल, एलिफेंट, टाइगर, हाइना, ओके, राइनोसेरोस, डॉल्फिन, द फिशेस, एवरी एनिमल, इसमें आपके सारे एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एवरी एनिमल्स इंक्लूड इनटू द एनिमल्स टर्म, ओके। वी आर हैविंग ह्यूमन बीइंग, योर एनिमल्स, देन वी आर हैविंग प्लांट्स, ये सब आपकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब कहने का ये है कि जो इनकी बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे भी सेल्स है, ये पूरी इनकी बॉडी में सेल्स ही सेल्स है बेटा।
बट अगर मैं वहीं पे बात करूं बेटा आपकी यूनिसेलुलर की, so unicellular organism are those organism whose body is just made up of one single cell is called as a unicellular organism. बेटा आपको पता है यूनि का मतलब होता है वन, सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. अगर आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल क्या होंगे बेटे, सपोज कीजिए आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली होते हैं, बैक्टीरिया आपका होता है, आपके ईस्ट होता है, फंगाई होता है, कुछ आपके फंगाई ऐसे होते हैं जो आपके यूनिसेलुलर होते हैं. ओके, so it is a case where we have divided the cell on the basis of their number of presence in a organism, that is of two types, unicellular and the multicellular. Unicellular are those organisms whose body is made up of just one single cell. Examples are your bacteria, your fungi, your protozoans even. बेटा you can include protozoans. आपका अमीबा होगा, पैरामीशियम हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं. और आपको प्लांट के ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड योर प्लांट्स हो गया आपकी मल्टीसेलुलर का. अब हम देखते हैं कि आपके ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल आपके कितने टाइप के सेल को हम डिवाइड कर सकते हैं. अगर मैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे, if I divide a cell or an organism on the basis of the structure, then we are having the two type of the cell. अब वो सेल के कौन कौन से टाइप है बेटा, पहला तो है आपका प्रोकैरियोटिक एंड द सेकेंड वी आर हैविंग यूकैरियोटिक. ओके, द वेरी फर्स्ट वन इज योर, देखिए पहला है नंबर के, पहले तो हमने नंबर के बेसिस पे डिवाइड किया और हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं. स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास दो टाइप के सेल आ गए. पहला तो है बेटा, पहला क्या है, पहला आपका आता है प्रोकैरियोटिक, देन वी आर हैविंग यूकैरियोटिक. ओके, फर्स्ट वी विल सी अबाउट प्रोकैरियोटिक देन यूकैरियोटिक. बेटा प्रोकैरियोटिक ऐसे होते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूंगी ना आपको तो इजी हो जाएगा. एक टिपिकल जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेल का, वो कैसा होना चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए, इसके बाद उसके अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए. बेटा ये आपका एक सेल है, ओके ये सेल है, लेकिन ये जो बाउंड्री दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बेटा हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे. क्या बोलेंगे बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, उसके बाद हमारे पास होता है न्यूक्लियस. ओके, और ये होता है आपका साइटोप्लाज्म. समझ में आया. एक टिपिकल जो आपका एक सेल का स्ट्रक्चर होता है उनमें ये सारी चीजें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. सबसे पहला आपका एक सेल है, सेल के आपका जो बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगा. उसके बाद वी आर हैविंग द साइटोप्लाज्म, इट इज अ फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल, देन वी आर हैविंग द न्यूक्लियस. इतना आपको पता है. एंड आपको मैंने बताया था जो आपका न्यूक्लियस होता है इसके अंदर हमारा बेटा डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट. और डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर जो आपका डीएनए प्रेजेंट है, ओके उसको वो भी बेटा एक बाउंड्री से घिरा हुआ है, इसको भी एक कवरिंग है ऊपर. इस कवरिंग को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं. ओके, सो व्हाट हैपन, कुछ ऐसे आपके ये टाइप के जो सेल होते हैं, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के सेल के स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा दिख रहा है जिसमें आपके ये सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, सो इस टाइप के सेल को हम बेटा क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं. यू का मतलब बेसिकली EU का मतलब होता है ट्रू. लेट मी चेंज द कलर. बेटा EU का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोटिक का मतलब होता है सेल. ओके, सो ऐसे सेल जो आपके ट्रू होते हैं, बट मैम एक्चुअली ट्रू का मतलब क्या है वो आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है. सो बेटा जब आपका डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल बताया मैंने, अगर आपका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर एनवलप से बाउंडेड है, सराउंडेड है, एंड
इसी कंडीशन को हम यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल और यूकैरियोट्स बोलते हैं। ओके, बट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स which lack cure, but there are some organisms which do not have this nucleus. इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? कुछ जिसमें ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, सिर्फ आपका क्या होगा बेटा? सिर्फ डीएनए रहेगा। एंड डीएनए कैसा रहेगा? बेसिकली ये एक कहीं भी वो साइटोप्लाज्म में रहेगा और जहाँ पे भी रहेगा उस पोर्शन को पूरा डार्क कर देगा। अगर मैं इसको ब्लैक से कर दूं तो आपको कुछ कैसा दिखेगा? ब्लैक के साथ ब्लैक, देखिए थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ऐसे हो जाता है। जहाँ पे आपका न्यूक्लियर एनवलप नहीं होगा, सिर्फ डीएनए आपके कहीं भी हो सकता है। अब हमारे पास न्यूक्लियस तो है ही नहीं, ऐसे सेल्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? ऐसे सेल्स को वी कॉल प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। सो दे आर नॉट द ट्रू, दे आर बेसिकली false cell. Okay, here we do not have nuclear membrane. Here we have nuclear envelope और nuclear membrane. अब एग्जाम्पल की बात करूं बेटा, इसके एग्जाम्पल्स आपके ह्यूमन बीइंग सबसे पहले रख दीजिए, ये आपको एग्जाम्पल हमेशा याद रहेगा। बेटा आपके जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सब में आपका यूकैरियोटिक होता है। एंड आपके प्लांट्स को रख दीजिए। आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ओके, आपके वायरसेस हो गए, आपके जो भी फंगाई हो गए, ओके, कुछ फंगाई जो आपके यूनिसेलुलर होते हैं वो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। ऐसे एनिमल जो प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स कैरी आउट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। और हम क्या बोलते हैं बेटा? यूकैरियोट्स बोलते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विल सी अबाउट एक सेल का, अगर एक टिपिकल सेल का मैं सेल की स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स आते हैं या विच आर द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल सेल। ओके, सो अभी वी आर गोइंग टू सी अबाउट द स्ट्रक्चर। अ टिपिकल structure a typical structure of a cell. ओके, एक सेल के बारे में, एक जो सेल होता है अगर उसके एक टिपिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं, वी आर गोइंग टू सी दैट। ओके, सो हियर फर्स्ट आई विल ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, दिस इज नॉट एक्चुअली अ सर्कल, थोड़ा ओवल हो गया। शुड आई रीड राइट? वी आर हैविंग अ बिग, ओके, अब क्या होगा? नाउ वी आर हैविंग, अब मुझे आप बताइए, सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस के बाद बेटा हमारे पास होता है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको एक वन बाय वन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। देन वी आर हैविंग दिस स्ट्रक्चर, ओके, देन वी आर हैविंग now we are having this. Should I change the color? Yes, let me change the color first. Okay. Now we are having centrioles too. I have to change the color first. Okay, we are having centrioles.
Okay, I will draw. हम जब इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, सो इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर एक्चुअली। ओके, देख जब हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, राइट? बट जब हम एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिविजन हमारा हो जाता है, तो इट इज़ वेरी इजी टू रिमेम्बर। ओके, सो सी, this is how a typical structure of any cells look like. Okay, थोड़े से differences होते हैं बेटा, थोड़े differences आपके plant to plant, animal to animal, animal to animal और cell types to type differ करता है, but typical आपकी mostly चीज़ें यही होती हैं। Okay, अब आपको ये समझ में आ गई। अब हम लेबल करते हैं। अब मेरे साथ आप जब लेबल कर रही हो तो आप ध्यान दीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले this is a cell membrane. What is it? It is a cell membrane. Now we are having nucleus. We are having nucleus. Then we are having cytoplasm. Cytoplasm. Now we are having mitochondria. Okay, then we are having Golgi apparatus or Golgi body. What we are having? Golgi body or Golgi apparatus, you can say. Then we are having endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Then we are having centrioles. Then we are having ribosomes. Then we are having lysosomes. These red color are lysosomes. Okay, then we are having this nucleus. This is a nuclear envelope or nuclear membrane, and here we are having a chromosome जिसके अंदर आपका DNA प्रेजेंट होता है। ये एक सेल का टिपिकल स्ट्रक्चर है। अब बेटा ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई ये सब क्या है? सो बेटा आपको मैंने बताया कि सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म। एक्चुअली आपको अगर ये पूरा दिख रहा है कि जो बीच में स्पेस है ना बेटा, उसमें एक फ्लूइड होता है। आपको जेली पता है? जेली जो आप इन द फॉर्म ऑफ टॉफी यू यूज टू हैव, राइट? वो जो जेली जैसा होता है ना, वैसी एक फ्लूइड होती है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट? एक फ्लूइड होती है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, एंड सेमी फ्लूइड होता है बेसिकली। एंड ये जितना भी आपको ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं ये सब आपके साइटोप्लाज्म में इंटैक्ट होते हैं। ओके, सो एंड ये जितने भी आप देख रहे हैं, इन जो स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, जिनको लेबल किया है, इनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम। बात कर रहे हैं बेटा कि आपका जो एक टिपिकल सेल होता है वो कैसा दिखता है, एंड आपके एक सेल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, एंड वो सारे कंपोनेंट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ओके, सो इफ विल कम टू डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ सेल, तो मेनली क्या होता है बेटा? मेनली आपका होता है, सबसे पहले होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है बेटा? ये पूरे सेल को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे बाहर के एनवायरनमेंट से आपका जो इंटरनल जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है या कंपोनेंट है वो डिवाइड हो सकते हैं। ओके, सो ये बाउंड्री एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है।
जितने भी आपके कंपोनेंट अंदर प्रेजेंट है उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, एंड आपके इनर एंड आउटर जो इन्वायरमेंट है उस दोनों चीजों को एक बैरियर प्रोवाइड कर रही है, दोनों को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है ताकि दोनों चीजें क्या मिक्स ना हो। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस क्या करता है बेटा, ये आपका न्यूक्लियस होता है। एक्चुअली दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये आपका क्रोमोसोम है, इसके अंदर आपका बेटा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, इसके अंदर आपके कॉइल्ड फॉर्म में क्या रहते हैं, डीएनए हेलिक्स रहता है, जो कि आपका क्या होता है बेटा, डबल हेलिक्स होता है। तो जो आपका डीएनए है वो जो आपका न्यूक्लियस है, ये बेसिकली क्या क्या फंक्शन करता है, न्यूक्लियस आपकी जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, एक प्लेस प्रोवाइड करता है, एंड आपका जो डीएनए मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के अंदर सेफली रहता है। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, सो न्यूक्लियर बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपकी जेनेटिक मटेरियल को, एंड इट आल्सो हैज अ पोर विच डिसाइड दैट कि आपके अंदर से कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है जो बाहर जाने चाहिए, एंड बाहर से ऐसे कौन से कंपोनेंट है जो अंदर आने चाहिए। सो बेसिकली सिमिलरली जैसे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन काम कर रहा है, वैसे ही आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप भी काम कर रहा होता है। वो सारे पार्टिकल को ही, हमारे लिए हर चीज अच्छी नहीं होती है, हर चीज बुरी नहीं होती। जो चीजें हमारे सेल को रिक्वायरमेंट है, न्यूक्लियस को रिक्वायर्ड है, वही चीजें पास हो सकती हैं आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, एंड वॉट एवर यूर न्यूक्लियस वांट टू गो आउट, वो किसके थ्रू सेंड करेगा बाहर, आपकी साइटोप्लाज्म में अगर किसी चीज को भेजना है तो वो किसके थ्रू भेजेगा, न्यूक्लियर एनवेलप के थ्रू, जो कि हमारे पूरे एम्बेडेड होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये जो आपको दिख रहा है, आई चेंज द कलर टू मेक इट ऑब्वियस। ओके, so if I'll take let me okay I'll take this purple। so ये जो आपको ये खाला जो ये खाली जगह दिख रही है ना, ये जो स्पेसेस यू कैन सी, ये सब क्या है बेटा, ये एक फ्लूइड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। व्हाट वी कॉल साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, साइटो का मतलब होता है सेल, एंड प्लाज्म का मतलब होता है आपका ए फ्लूइड। So a fluid which is present in a cell is called as a cytoplasm। बेटा ये जितने भी आपको components दिख रहे हैं, एक एक वन बाय वन आई विल डिस्कस ऑल ऑफ द components into this। तो ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर आपकी जितने भी कंपोनेंट है वो इंटैक्ट होते हैं, या उसमें क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। ओके, आपको अगर एक सरफेस दे दिया जाए, आप एक बोल लीजिए, बोल में थोड़ा पानी डालिए, उसके ऊपर आप पानी के अंदर आप थोड़े थोड़े क्या डाल दीजिए, पेबल्स डाल दीजिए, या आप कुछ ऐसा फ्लावर डाल दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो सरफेस प्रोवाइड करेगा आपके फ्लावर को, आपके पेबल को, ताकि वो क्या, उसमें एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एक मीडियम प्रोवाइड करेगा। सिमिलर भी आपका साइटोप्लाज्म का भी काम यही होता है कि वो एक फ्लूइड होता है जो मीडियम प्रोवाइड करता है आपके जितने भी कॉम्पोनेंट्स है। अब हम आते हैं कि मैम ये जो कॉम्पोनेंट्स है इनके नाम क्या होते हैं, हम ऐसे सेल कॉम्पोनेंट्स बोलते हैं क्या। सो बेटा इफ आई कम टू दिस पार्ट, तो ये इनको हम बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म, सॉरी सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनल्स। ये चीज आपको याद रखना है, सेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सब सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर द पार्ट ऑफ योर सेल, they are the membrane bounded components which are present inside a cell। प्लांट सेल है या आपका एनिमल सेल है, वो सारे सेल के अंदर आपका प्रेजेंट होता है। अलग अलग आपकी क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड कंपोनेंट। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या होता है, सबके अपने अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे, सबके अपने अलग अलग क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद द endoplasmic reticulum। endoplasmic reticulum it is present just next to the nucleus, and इसका काम होता है, it basically it helps in the protein modification। ओके, इसके ऊपर एक्चुअली आपका रोल जो एंडोप्लाज्मिक का है वो कंबाइंड होता है। इसके ऊपर आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक तरीके का क्या है बेटा, आपका एक तरीके का है ये सेल ऑर्गेनल। इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका राइबोसोम होता है। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, जहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
आपके लिपिड सिंथेसिस में भी हेल्प कर रहा होता है। अगर आपका ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अगर इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपका राइबोसोम प्रेजेंट है तो ऐसे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं बेटा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। If a ER, that is endoplasmic reticulum, has ribosome, then इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बेटा हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अगर आपका एब्सेंट है राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उसमें हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बेटा, अगर यहाँ पे बहुत सारे पिंपल हो जाए तो ये सरफेस क्या हो जाएगा? मेरी स्किन बहुत रफ हो जाएगी, सो इसे हम क्या बोलेंगे? अ रफ स्किन। सो सिमिलर वे में अगर ये राइबोसोम प्रेजेंट है, सो दिस इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर यहाँ पे आप राइबोसोम हटा दो, अगर ये सरफेस हटा दो, रफ सरफेस हटा दो, सो इट इज कॉल्ड एज अ योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का मेनली फंक्शन होता है टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हेल्प कर रहा होता है, बट मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है आपका लिपिड सिंथेसिस। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं आपकी गोल्गी बॉडी पे। सो गोल्गी बॉडी एक आपका इट इज अ सीरीज ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक का मतलब होता है कोई भी एक बैग, कोई थैला होता है ना, उसे हम इंग्लिश में सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सैक लाइक स्ट्रक्चर। सो योर गोल्गी बॉडी इज अ सैक, इट इज अ सीरीज ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर which is present just next to the endoplasmic reticulum. So what happens basically? अब आपको इस चीज को ध्यान देना है बेटा, आपका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आरएनए बनता है। ओके, क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर आपका, मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। ओके, बट आई नीड दिस डायग्राम। ओ यस, देखिए बेटा क्या होता है, ये आपका डीएनए है। आई होप आपको पूरा क्लियर दिख रहा है। आपका ये डीएनए है। डीएनए में क्या होता है बेटा? डीएनए एक आरएनए बनाता है, एमआरएनए बनाता है। ये एमआरएनए आपके न्यूक्लियस से बाहर आता है, कहाँ पे? आपके साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास आता है, और राइबोसोम में क्या होता है? आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्या होता है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और यहाँ पे ही ये प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद इसे अब मुझे पूरे बॉडी में सप्लाई करना है। अब ये यहाँ से आपके जाता है, ये यहाँ से पास होता है आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स में या गोल्गी बॉडी में। गोल्गी बॉडी क्या करता है? आपके ये जो आपका प्रोटीन बना है इसे पैक करता है। ये एक सैक से दूसरे सैक में क्या होता है? ट्रांसफर होता है, एंड पैक करने के बाद इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आपके सेल के बाहर भेज देता है। एंड यहाँ से ये पूरे बॉडी में क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जहाँ पे भी आपका डेस्टाइन लोकेशन होता है वहां पे आपका प्रोटीन चल जाता है। एक बार मैं और रिपीट करती हूँ। देखिए, आपका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस एक एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए हमें चाहिए होता है प्रोटीन बनाने के लिए। एमआरएनए जब न्यूक्लियस में बन जाता है वो आपके राइबोसोम्स के पास आता है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आता है, जो कि साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म में आपका प्रोटीन बनने के बाद ये आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? इसको पैक करता है एंड इसे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भेज देता है। ओके, सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन होता है, ये तो एक लिपिड सिंथेसिस भी करता है, जो आपके फैट्स होते हैं उसका सिंथेसिस भी करता है, प्लस आपके प्रोटीन का पैकेजिंग भी कर रहा, पैकेजिंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा होता है। ओके, न्यूक्लियस में आपका एमआरएनए बना, एमआरएनए आपके राइबोसोम साइटोप्लाज्म में आया, वहां पे आपकी प्रोटीन सिंथेसिस आई। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस प्रोटीन को आपकी गोल्गी कॉम्प्लेक्स में भेज देता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आपके सेल के बाहर भेज देता है। आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, प्लस उसका काम होता है आपका कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस।
एंड आपके गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम होता है प्रोटीन लिपिड सिंथेसिस एज वेल एज इन द पैकेजिंग एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन आउट ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ये आपके तीनों इंटरलिंक्ड होते हैं। अब हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ओके, जैसे आपके सेल के अंदर अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो हमारे पास सेल, अगर सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, वो न्यूक्लियस में होता है। सिमिलर वे आपके जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके पास अपना खुद का क्या होता है बेटा, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। एंड ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। एक होता है इन आउटर सिस्टर्ने या आउटर मेम्ब्रेन, एंड आपका जो ये मेम्ब्रेन दिख रहा है जिगजैग, इसे हम बोलते हैं बेटा इनर मेम्ब्रेन। ओके, एंड आपका काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द बॉडी और द सेल। ओके, ये क्या करता है, जो भी आप चीजें कंज्यूम करते हैं, वट एवर द फूड यू आर टेकिंग इन अ डे, सो व्हाट हैपेंस, जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आते हैं, इट गेट्स ट्रांसफर टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में आपके जो भी कार्बोहाइड्रेट है इट गेट कन्वर्टेड इनटू द एटीपी, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती है एटीपी के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में। सो पहले कार्बोहाइड्रेट आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, या ग्लूकोज आप कह लीजिए, वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एटीपी में, एंड वो एटीपी जो होता है इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। See, I'm standing in front of you, teaching you this, okay? So I have this energy to speak. Okay, I'm able to move my fingers. I'm able to look at you. So वो क्या है, ये एनर्जी मुझे कहाँ से आ रही है, मेरे माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। ओके, सो आपको किस फॉर्म में मिलता है बेटा, मैं एक बार आपको सीरीज के वे में समझा देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। देखिए व्हाट हैपेंस, सबसे पहले आपके पास ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज कहाँ जाता है बेटा, इन योर माइटोकॉन्ड्रिया। Then mitochondria convert this glucose into the ATP, which is called as adenosine triphosphate, and ये आपकी बॉडी में एज अ एनर्जी का काम करता है। ओके, सो आपके माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है बेटा, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ योर जनरेट फॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने की जरूरत है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने खुद के क्या होते हैं बेटा, खुद का डीएनए होता है, और दूसरा कि ये एनर्जी आपकी एनर्जी के फॉर्म में नहीं बना, एनर्जी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी आपका एग्जिस्ट करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, अब हम आ जाते हैं आपके nuclear membrane or Golgi complex. Okay, lysosome is one of very important part to discuss about. Okay, lysosomes क्या होता है, lysosomes are a pouch, what इसे क्या कहते हैं बेटा, ये इसका काम होता है to store the waste material in a cell. ओके, जो भी आपके सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं ये लाइसोसोम क्या करता है, उससे इसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, एंड समटाइम्स इज बर्स्ट, अगर उसे कोई पैथोजन लगते हैं एंड आपका सेल उसके अगेंस्ट कोई एक्ट नहीं करता है, सो ये क्या करते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक बलून दूं, इट इज फिल्ड विद गैस, तो आप क्या करेंगे, और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बर्स्ट हो जाता है। सिमिलर वे में ये जो आपका लाइसोसोम जो एक पाउच है, ये क्या करता है, जो भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल रहता है उसे क्या करता है, इंगल्फ कर देता है, एंड इन सम कंडीशंस, मोस्ट ऑफ द कंडीशन इज बर्स्ट इटसेल्फ या सुसाइड कर लेता है। सो लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं बेटा, सुसाइडल बैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, सुसाइडल बैग। ओके, देन हम आ जाते हैं आपके गोल्गी बॉडी। अब हम आ जाते हैं बेटा आपके सेंट्रिओल्स पे। बेटा सेंट्रिओल आपका क्या होता है, सेंट्रिओल एक फिलामेंट होता है, प्रोटीन के फिलामेंट्स होते हैं। इनका बेसिकली काम होता है आपके सेल को सपोर्ट, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, एंड आपके सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। ओके, सेंट्रिओल्स का या सेंट्रिओल्स बेटा, एक्चुअली सेंट्रिओल्स द पार्ट ऑफ योर, एक मिनट आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ा देती हूँ ताकि देखिए, हमारे बॉडी में साइटोस्केलेटन होता है। ओके, साइटोस्केलेटन
स्केलेटन, साइटोस्केलेटन का ही पार्ट होता है आपका सेंट्रियोल, जो कि आपके सेल को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा? बेसिकली अगर मैं इसको आपको दिखाऊं ना तो कुछ ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ओके, या एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब वेल होता है ना, ट्यूब, वैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंट्स होते हैं बेसिकली इसमें। ओके, एंड इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपके सेल को मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। एट द सेम टाइम इसका और काम होता है आपके जो सेल में सेल डिवीजन होता है, जब आपकी रेप्लिकेशन होता है एक सेल से, जब दूसरा सेल बनाना होता है, जब डॉटर सेल्स हमें चाहिए होता है, आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रहा होता है, रिजनरेशन हो रहा होता है, सो वैसे टाइम पे हमें आपके सेल को डिवाइड करने की जरूरत होती है। जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं बेटा, एक मदर सेल से जब दो हमें डॉटर सेल्स मिलते हैं, वैसे कंडीशन में क्या होता है, हमें हमारा सिमिलर अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड करना होता है। वैसे कंडीशन में क्या होता है बेटा? सेल डिवीजन होता है, जहाँ पे आपके ये जो जेनेटिक मटेरियल ये डिवाइड हो जाते हैं, एंड हमें क्या मिलता है बेटा? सेल डिवीजन हमें किसके, हमारी बॉडी, वहाँ पे आपका ये जो फिलामेंट है वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, जितना भी मैंने पढ़ाया, वाइल you are watching my videos, you keep a pen notebook ready with you। एक कॉलम में आप सेल ऑर्गेनेल्स लिखेंगे, नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, फर्स्ट सेकंड कॉलम में फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, सो एक कॉलम में आप जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल्स मैंने पढ़ाया है, आपके 9th के कोर्स के हिसाब से ये मोर देन इनफ है, आपके कोर्स में इतना ही दिया हुआ है। सो आप अगर इतना पढ़ लेते तो आपको एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एंड आपकी फर्दर भी स्टडीज में ये काम आएगा। ओके, सो आप एक साइड में लिख लीजिए नेम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, एंड द सेकेंड कॉलम यू राइट द फंक्शंस ऑफ योर रिस्पेक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, सो इससे क्या होगा, आपको बहुत ईजी हो जाएगा इस सेल स्ट्रक्चर एंड इनके फंक्शन के बारे में याद रखने के लिए। मैं थोड़ा सा आपको प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में भी बता देती हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो बेटा, जब हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की बात कर रहे होते हैं, सो 3 सबसे मेजर चीजों का ध्यान हमें रखना होगा। सबसे पहले, जब आपका एक हम सेल लेते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होता है जो कि कहलाता है आपका सेल वॉल, एंड ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट में प्रेजेंट होता है। बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये जो मैं कलर्स डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, जो आपको ये दिख रहा है, सी आपको ये लेयर दिख रहा है, जो रेड वाला लेयर है ना बेटा, इट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सॉरी बेटा, ये रेड वाला जो है ये आपका सेल वॉल है। ओके, सेल वॉल है, और जो आपका ये येलो वाली लाइन है, ये क्या है बेटा? ये आपका है, येलो वाली जो लाइन है ये आपका है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, जैसे आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये बना होता है आपके लिपिड्स का, कार्बोहाइड्रेट का, एंड बना होता है आपका प्रोटीन का। लेकिन जब हम बात करते हैं, या आप LPC बोल सकते हैं, लेकिन जब हम बात करें सेल वॉल का तो ये सिर्फ बना होता है आपके सेलुलोज का। ओके, सो आपका सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है, एंड आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो आपका लिपिड का बना होता है, प्रोटीन का एंड कार्बोहाइड्रेट का। जो आपका सेल वॉल होता है ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, और जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये आपका प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। ओके, सो एंड ऐसा नहीं है कि आपके प्लांट सेल में सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, नहीं बेटा, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आपका जो प्लांट सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर एक लेयर और होता है जो कि कहलाता है आपका सेल वॉल। अब ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि बेटा हमारा इन्वायरमेंट अलग है, हमारी बॉडी की एडेप्टेबिलिटी अलग है। प्लांट को बहुत हार्श कंडीशन में सर्वाइव करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो सर्वाइव करना, डिजर्ट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर में रहते हैं, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। ओके, सो ऐसे कंडीशन में आपके प्लांट को सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। सो ये क्या है, इनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है।
आपका सेकेंड डिफरेंस है बेटा, ये तो आपका न्यूक्लियस होगा। सेकेंड डिफरेंस है बेटा, एक वैक्यूल होता है आपके प्लांट में। ये 70% जो पोर्शन होता है, 50 to 70% जो पोर्शन होता है, इसे हम बोलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? इट इज अ सैक लाइक, इट इज अ पाउच और अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इट डज, इट रिजर्व्स द वाट, इट स्टोर द रिजर्व वाटर। देखिए, आप ह्यूमन बीइंग का जो एडेप्टेबिलिटी है, हमारा जो रहन सहन है, वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू द प्लांट। Okay, though we both are the living thing, we both are the living organism, we both belong to the eukaryotic organism only, but yet there are a lot of differences when it comes to the structure into the cell of the plant cell and the animal cell. So आपको जो प्लांट रहते हैं उन्हें वाटर की जरूरत होती है। कभी हो सकता है कि ड्राउट बहुत ज्यादा हो गया, तो उस सूखेपन के कारण होने की वजह से क्या हो सकता है कि उनको वाटर रिजर्व करके रखना पड़ता है। जैसे सिमिलर वे में हम मटके में घर में पानी स्टोर करके रखते हैं, बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं, सिमिलर वे में आपकी वैक्यूल्स के फॉर्म में क्या करते हैं, आपकी जो प्लांट सेल्स होते हैं वो वैक्यूल्स के अंदर पानी को रिजर्व करके रखते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर हम ह्यूमन बींग्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, but the size of vacuole is quite smaller than the size of the vacuoles present in the plant. Okay, उसके बाद आते हैं बेटा हम एक स्ट्रक्चर इस सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर और होता है जो कि प्लांट को प्लांट बनाता है, अदरवाइज प्लांट प्लांट नहीं रहेगा। ये कहलाता है आपका प्लास्टिड, जिसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। प्लास्टिड्स, ओके, प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड्स बेसिकली बेटा दो टाइप के होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, एंड आपका दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। सो ये क्या होता है बेटा? प्लास्टिड्स एक सेल ऑर्गेनेल जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके क्लोरोफिल के लिए, विच ब्रिंग्स द ग्रीन कलर इन ऑल द प्लांट्स प्रेजेंट। ओके, एंड आपका जो प्लांट सेल होता है इसका साइज काफी स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द, सॉरी, आपका एनिमल सेल होता है उसकी साइज काफी छोटी होती है एज कंपेयर टू योर प्लांट सेल। ओके, सो ये डिफरेंसेस होते हैं व्हेन इट कम्स टू द डिफरेंसेस बिटवीन योर प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपके माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। सी, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब मैं आपको बहुत शॉर्टकट इतना अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि आपको हमेशा याद रहे। बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस दो टर्म में, माइटोसिस एंड मियोसिस में। देखो बेटा, अब ये बहुत ज्यादा कॉमन भी दिखते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है कि माइटोसिस एंड मियोसिस की जो टर्म्स है वो बहुत इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सा एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी टू रिमेम्बर इट। माइटोसिस हमें मोस्टली ग्रोथ के टाइम पे चाहिए होता है, ग्रोथ करने के लिए हमें चाहिए होता है। मियोसिस बेटा ये सिर्फ होता है आपके गैमेट फॉर्मेशन में, गैमेट फॉर्मेशन। ओके, सी, आपकी माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। ओके, जबकि हम आपके मियोसिस को रिडक्शनल reduction, it's better to write reductional डिवीजन। ओके, आपको ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है, इक्वेशनल डिवीजन एंड डिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशनल का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो डिवाइड तो हो रही है बट नंबर सेम रह रहा है। डिडक्शनल डिवीजन का मतलब कोई ऐसी चीज जो डिवाइड हो रही है और उसका नंबर हाफ हो जा रहा है। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए बेटा, आपकी बॉडी में आप ग्रो कर रहे हैं, आपकी अभी यू आर इन क्लास 9th, तो आपकी हाइट अभी डे बाय डे बिफोर यू टर्न like until you turn 18 your height will keep on growing. Okay, आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनको ग्रोथ की जरूरत होती है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है,
आपके एक सेल से आपके 2 सेल बनते हैं, इतना तो आपको पता है। जब आप एक सेल को क्या करते हैं, जब आपकी एक सेल होती है, ये 2 सेल्स, ये बेटा मान लीजिए आपका एक मदर सेल है एंड बेटा ये आपके डॉटर सेल है। ओके, तो आपके पास क्या है, आपको पता है कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो डिप्लॉयड होता है एक सेल में। डिप्लॉयड का मतलब 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, राइट। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जो आपको मैंने ये वाली स्ट्रक्चर करके बताई थी ना, यही आपका क्रोमोसोम कहलाता है, जिसके अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। सो हमारी बॉडी में इसका नंबर कितना होता है, इसका नंबर होता है 46, या इसको हम क्या बोलते हैं, 2n, या इसको हम डिप्लॉयड बोलते हैं। डिप्लॉयड को हम कैसे डिनोट करते हैं, 2n से। तो अगर आपके मदर सेल में क्रोमोसोम का नंबर 2n है, मतलब 46 है, तो अगर वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना रहा है, तो इसका भी नंबर क्या रहेगा, 46 एंड 46। इसमें भी 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46 क्रोमोसोम, एंड इसमें क्या हो जाता है, इसमें तो 46 है ही। ओके, सो इसे हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, वेयर माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन where the number of chromosomes remain same. ओके, सेल डिवीजन होने के बाद भी जब एक डॉटर सेल है, उसमें से अपन को एक मदर सेल है, जब उसे हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, हमें 2 डॉटर सेल मिल गया। जब दोनों डॉटर सेल के बाद क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन। ओके, ये जनरली हमारी बॉडी में जब ग्रोथ करनी होती है हमारी बॉडी को, या हीलिंग करनी होती है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, आपको होता है माइटोसिस डिवीजन। अब आप समझिए मियोसिस, इसलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। मतलब आपका जो क्रोमोसोम नंबर 46 है, डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम नंबर 46। अगर मैं बात करूं गैमेट फॉर्मेशन का या डिडक्शनल डिवीजन का, तो यहाँ पे मियोसिस आ जाता है। मियोसिस क्या होता है बेटा, गैमेट का मतलब होता है आपका एग एंड योर स्पर्म। क्या कहलाता है बेटा, जब हमारी बॉडी में, मेल की बॉडी में स्पर्म बनता है एंड फीमेल की बॉडी में बेटा एग बनता है। जब हमारी बॉडी में एग एंड स्पर्म बन रहे होते हैं, सो वैसे कंडीशन में आपके क्या होते हैं, मियोसिस डिवीजन होते हैं। इसका मतलब जब हमारे पास एक जब हमारे पास ये एक आप एग ले लीजिए या स्पर्म ले लीजिए, अगर इसमें आपकी क्रोमोसोम का नंबर 46 है, जब डॉटर सेल बनेंगे तो इनमें आपका रिडक्शनल हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, तो इसमें एन आ जाएगा और इसमें एन आ जाएगा, तो इस वजह से इसको बोलते हैं डिडक्शनल डिवीजन। ओके, सो मियोसिस डिवीजन सिर्फ और सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन में ही होता है। आपकी पूरी बॉडी में सिर्फ माइटोसिस होता है, जबकि आपकी गैमेट फॉर्मेशन में जब एग एंड स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस में क्या होता है, आपका नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम में वो हाफ हो जाता है डॉटर सेल में। माइटोसिस में आपका आपका जो डिप्लॉयड नंबर है क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल में भी सेम रहता है। ओके, इक्वेशनल डिवीजन एंड आपका डिडक्शनल डिवीजन, ये आपकी ग्रोथ फॉर्मेशन में होता है, ये आपके गैमेट फॉर्मेशन में होता है। वेरी सिंपल। ओके, आप इसको इस तरीके से याद करेंगे ना, तो ये आप इजिली याद कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।